नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। अगले आधे घंटे में हम आपके साथ रहेंगे, खबर के मायने समझाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो क्या क्या हैं, जिन्हें आप इस आधे घंटे के दौरान देख पाएंगे। यहां पर वो खबरें आने वाली हैं। पहली खबर है कि बिहार के लिए बीजेपी की रणनीति को आप जरा समझिए। बीजेपी की अगली रणनीति बिहार के लिए क्या है। दूसरी खबर होगी क्यों चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। और सुशील मोदी की भविष्यवाणी के मायने जरा समझिए, क्योंकि इनकी भविष्यवाणियां अभी सच हो रही हैं। चौथी खबर है बीजेपी के लवकुश रथ यात्रा के मायने को भी आपको समझना चाहिए कि लवकुश यात्रा का मायने क्या है। पांचवी खबर, ठंड में क्यों गर्म है झारखंड की सियासत। इन सभी खबरों पर हम आएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और सभी पार्टियों के जो नेता हैं जो आजमाइश में जुट गए हैं। बीजेपी को शिकस्त देने का दावा विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से हो रहा है और विपक्ष अभी बैठकें ही कर रहा है। लेकिन बीजेपी अपने विरोधियों से आगे निकलते हुए रैलियों का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी बिहार के लिए बेहद अलग रणनीति पर काम कर रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने बिहार को 10 क्लस्टर में बांटा है। जनवरी और फरवरी महीने में बीजेपी की 10 बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार में अलग से सभाएं करेंगे, अलग अलग। मतलब यह कि नए साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी बेहद आक्रामक अंदाज में सियासी अखाड़े में कूदने जा रही है, वो भी बिहार में। वैसे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का नारा भी तय हो गया है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। और इसी नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में विरोधियों के खिलाफ ताल ठोकने जा रही है। बिहार के लिए बीजेपी की रणनीति को जरा समझिएगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हर हाल में जीतने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का प्लान बना चुकी है और बीजेपी जोरदार तरीके से चुनावी मैदान में एंट्री की तैयारी में है। विरोधियों से पहले चुनावी रणनीति बनाने में बीजेपी आगे निकल गई यहां पर और बिहार को बीजेपी ने 10 क्लस्टर में बांट भी दिया है। तो सभी 10 क्लस्टर में बड़े बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। पीएम मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होगी, राजनाथ सिंह की रैली होगी। और जनवरी और फरवरी महीने में बीजेपी की ये 10 बड़ी रैलियां होने वाली हैं और इस बार नीतीश के बगैर चुनावी मैदान में बीजेपी है। तो लोकसभा चुनाव में जीतने की नीति पर काम जारी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू मिलकर इन्होंने 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं। अब देखते हैं कितनी सीटें आती हैं। हालांकि तैयारी पूरी है और रणनीति भी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका देने की तैयारी क्या सच में हो रही है। सियासी हलके में चर्चाएं तेज हैं कि नीतीश इंडी अलायंस के संयोजक बनाए जा सकते हैं। खुद कांग्रेस इसका प्रस्ताव जल्द ही बैठक के जरिए लाने वाली है। नीतीश की भूमिका को लेकर जेडीयू के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ गया है। बड़ी जीत का दावा भी हो रहा है। आखिर क्यों चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं, समझिए। खबर है कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में अहम भूमिका मिल सकती है। नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। गठबंधन की बैठक में जल्द ही नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी चर्चाएं काफी तेज है। कांग्रेस की ओर से इंडी अलायंस के संयोजक पद पर नीतीश को बिठाने की तैयारी की बात हो रही है। फैसला अहम इसलिए क्योंकि पहले नीतीश की नाराजगी की खबर थी, पर अब उन्हें मनाया जा सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर पर जेडीयू के नेता एक सुर में कहते हैं कि नीतीश कुमार बिना संयोजक बने ही गठबंधन के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य अलायंस को मजबूत करना है। वैसे जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात बनने और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का दावा जरूर किया जा रहा है। बिना कन्वीनर बने, बिना जिम्मेदारी के वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के सभी प्रयासों में निरंतर लगे रहते हैं। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि थर्ड फ्रंट को डिमोलिश करके उन्होंने फर्स्ट फ्रंट बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ना जानकारी है, कोई इस प्रकार की मीटिंग होती है, कोई इस प्रकार का फैसला होता है, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया को देना ठीक होगा। कि किसी भी गठबंधन की सफलता की अंतिम परिणति होती है सीटों के सफल बंटवारे से। अगर सीटों का बंटवारा सफलता से हो जाए
समझिए गठबंधन पुख्ता और मजबूत हो गया। कांग्रेस की तरफ से कोई आइडिया भी नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर, एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। इंडी गठबंधन की अब तक की बैठकों में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की खूब चर्चा हुई थी, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस के संयोजक बनाए जाने की बात हो रही है और ऐसे में सवाल यही कि चर्चा क्यों हो रही है कि नीतीश कुछ करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्यों चर्चा है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं? तो नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चाएं तेज हो चली हैं और कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकती है। नीतीश कुमार के सियासी अनुभव को भुनाने की कोशिश विपक्षी दलों की सिर्फ एक बैठक हो रही है और रणनीति पर इसका काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के कांग्रेस से नाराजगी की भी खबरें थी। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के वक्त यह बैठक नहीं हुई। नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहे। 5 में से केवल 1 तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। अब लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जेडीयू के अध्यक्ष पद पर नीतीश का कब्जा है। नीतीश सीधे संयोजक बनेंगे तो सीट शेयरिंग पर बात आसान होगी और अपनी पार्टी के लिए नीतीश कुमार सीधे फैसले ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नए साल में 3 भविष्यवाणियां की हैं और जेडीयू में बड़ी टूट के साथ नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने के अलावा सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। सुशील मोदी की अब तक की ज्यादातर भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं और ऐसे में नए साल में सुशील मोदी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे पोस्ट पर मच गया है सियासी घमासान। तो आखिर क्यों सुशील मोदी के दावे पर सियासी घमासान मचा है, देखिए। एक बार फिर बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक नहीं, इस बार सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी की है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस साल नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने का दावा किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और उनकी पार्टी जेडीयू में बड़ी टूट का भी दावा किया है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासी पारा एकदम से गर्मा गया है। वैसे 2 दिन पहले ही सुशील मोदी ने जेडीयू में टूट को लेकर अपने ट्वीट में लिखी 3 में से 2 भविष्यवाणी बता दी थी। वो बयान भी सुन लीजिए। नए वर्ष के अंदर मैं 2 भविष्यवाणी करता हूँ। एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये 2 चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी नेता हाल में जेडीयू में उपजे हालात का हवाला देकर सुशील मोदी की बातों को सही ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी जी, हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, लगातार यदि कह रहे हैं कि पार्टी टूट के कगार पर है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ललन जी आज भी अपने बदले की भावना में कार्य कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं होगा जब जदयू से विधायक गण टूटकर, सांसद गण टूटकर वो जदयू राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय करेंगे और वो जदयू को पूरी तरीके से तोड़ लेंगे। इधर बीजेपी के दावों को महागठबंधन के नेता हवा हवाई बताते हुए बीजेपी को ही पार्टी बचाने की नसीहत दे रहे हैं। सुशील मोदी के बयानों के फहरिस्त अगर देखें तो उसमें 90% यही मिलेगी आपको कि कभी राजद में टूट हो रहा है, कभी जदयू में टूट हो रहा है, तो कभी कांग्रेस में टूट हो रहा है। दरअसल कुछ ही दिनों के बाद अब वो बेरोजगार होने वाले हैं, उन्हें दोबारा दिल्ली देखने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए वो बहुत परेशान है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, भाजपा में अगर कुछ हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आदरणीय सुशील मोदी जी रोज एक ही कैसेट बजा रहे हैं। दरअसल आदरणीय सुशील मोदी जी का सपना तो टूट गया बिहार में, तो अब वो जेडीयू को टूटने की बात कर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आका को खुश नहीं करेंगे कि जेडीयू टूट रहा है तो जेडीयू में से लोग भाग रहे हैं। पहले ये तो बताएं कि कल एक अन्य मार्ग में, कल नया साल था, कितने 1 दर्जन नेता अन्य मार्ग में दर्शन आए। पहले अपने पार्टी को तो बचाए। सुशील मोदी ने ललन सिंह को लेकर जो दावे किए थे वो पूरी तरह सच साबित हुए।
सुशील मोदी साफ कह रहे थे कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर की बैठक से पहले ललन सिंह इस्तीफा दे चुके होंगे और ऐसा ही हुआ। ललन सिंह पद से हटा दिए गए। जेडीयू की कमान अब फिर से नीतीश कुमार के हाथ में चली गई है। पर नए साल में जिस तरह से सुशील मोदी ने 3 भविष्यवाणी कर डाली है, उसे लेकर सियासत इसलिए भी गर्म है क्योंकि सुशील मोदी के दावे पहले सच साबित होते रहे हैं। वैसे सियासत में कब क्या हो जाए ये खुद पार्टियों के नेताओं को भी नहीं मालूम होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुशील कुमार मोदी की भविष्यवाणी के मायने को समझिएगा। नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी ने भविष्यवाणी की है। सीएम की कुर्सी से हटने की बात सुशील मोदी ने कही भविष्यवाणी के तौर पर, और जेडीयू में बड़ी टूट का भी दावा सुशील मोदी कर रहे हैं। अब सुशील मोदी ने पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक का भी दावा कर दिया, यानी 3 भविष्यवाणियां उन्होंने की। और सुशील मोदी की भविष्यवाणी आमतौर पर सही होती हैं। और हाल ही में सुशील मोदी ने ललन सिंह को लेकर दावा किया था। सुशील मोदी का दावा बिल्कुल यहां पर सच साबित होता है। और जेडीयू की बैठक से पहले ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब सुशील मोदी की भविष्यवाणियों पर सियासत तेज है। सियासी क्यासबाजी का दौर जारी है। नीतीश कुमार पर दबाव झेलने का दावा किया जा रहा है और आरजेडी के साथ नीतीश के असहज महसूस किए जाने की बातें हो रही हैं। और ऐसे में सुशील मोदी की ताजा भविष्यवाणियों पर सभी की नजरें हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की लवकुश रथ यात्रा को पटना में हरी झंडी दिखाई गई। पटना में लवकुश यात्रा के स्पेशल रथ को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई नेताओं ने रवाना किया। और यह रथ यात्रा 38 जिले से होकर बक्सर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी और 22 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। सबके सिया सबके राम नारे के साथ इस रथ को रवाना किया गया है, जिसका उद्देश्य अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर एक भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें बच्चे भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान के वेश में नजर आए। लवकुश यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में सभी की भूमिका अहम है और बिहार से लवकुश समाज भी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। सभी को अयोध्या जाकर भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए। समाज के लोगों ने पूरे बिहार में लवकुश रथ यात्रा निकाला है। हम लोगों से आग्रह किया गया था तो हम लोगों ने हरी झंडी दिखाया है। पूरे समाज के सभी वर्ग आपको दिखेंगे। जहां जो आपको दिखेगा सभी लोग राम भक्त हैं, भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, पूरे बिहार में यात्रा करना चाहते हैं। सभी लोग यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग पूरी तरह समर्थन देने का काम कर रहे हैं कि जो लोग आगे बढ़कर भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी, कहाँ से निकलते हुए जाएगी या कब ये पहुंच पाएगा? पटना से लगातार सभी जिले में होते हुए और अयोध्या तक 22 जनवरी तक जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है। ये सभी लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी आम मतदाताओं से मिलते हुए वहां तक पहुंचने का काम करें। तो बीजेपी की लवकुश यात्रा के मायने को जरा समझिएगा। बिहार की सियासत जो है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है और लवकुश समीकरण पर दावे किए जाते हैं। नीतीश सम्राट की जाति को लेकर सियासत होती है। नीतीश कुमार जो है कुर्मी और सम्राट कोयरी समाज से आते हैं। तो बिहार में कुर्मी से ज्यादा मतदाता कोयरी जाति से हैं और जो लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, बीजेपी इस बात को लेकर चौकस है। लवकुश रथ यात्रा के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी दोनों वर्गों के साथ है, यह संदेश पहुंचाया जा रहा है। 22 जनवरी को इस यात्रा का समापन हो जाएगा। सबके सिया सबके राम का नारा दिया गया है और अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। चुनाव से पहले बीजेपी ने रथ यात्रा के जरिए यह दांव चला है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की लवकुश रथ यात्रा को पटना में हरी झंडी दिखाई गई और पटना में लवकुश यात्रा के स्पेशल रथ को प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत पार्टी के कई नेताओं ने रवाना किया और यह रथ यात्रा 38 जिलों से होकर बक्सर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी। 22 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा और एक नारा दिया गया है, सबके सिया सबके राम, और इसी बात को लेकर यह रथ यात्रा आगे बढ़ रही है। ईडी के संभावित एक्शन से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। चर्चा की विपरीत हालात में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन को गद्दी थमा सकते हैं। उसके लिए गांडेय सीट भी खाली करा दी गई है। अब सब कुछ कल की बैठक में तय होगा। नए साल में झारखंड में सियासी उबाल, ईडी का टाइम आउट, लिफाफे में क्या?
प्लान के पर पेच, अगला दांव क्या, खुलेगा लिफाफा, मचेगी खलबली। 1 जनवरी को गांडेय सीट से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद इस्तीफा देते हैं और अगले ही दिन रांची के सीएम आवास पर हलचल तेज होने लगी। पहले मुख्यमंत्री ने लगातार कानूनी सलाह लेनी शुरू की। खुद प्रदेश के महाधिवक्ता सीएम आवास में काफी देर मंत्रणा करते हैं। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से मिलने के लिए पहुंचते हैं। बुधवार यानी कि 3 जनवरी को रांची में सीएम आवास पर गठबंधन दलों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही माले के विधायक भी शामिल होंगे। मतलब कोई बड़ा निर्णय लेने की पूरी तैयारी सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कर ली गई है। सीएम आवास पर तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला ये बता रहा है कि झारखंड की सियासत में तो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि हेमंत सोरेन प्लान बी की तैयारी में जुटे हैं। इधर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन इसमें भी कई पेच हैं। कल्पना सोरेन सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। फिलहाल राजनीति में सक्रिय नहीं है। महिलाओं से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेती हैं। चर्चा तेज है कि विपरीत परिस्थिति आने पर हेमंत सोरेन सत्ता की कुर्सी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। राजनीति के जानकार 5 जनवरी तक प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ झामुमो इस मामले में खुलकर कुछ भी कहने से बच रहा है। झारखंड के सियासी बवाल पर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या सीएम पद छोड़ेंगे हेमंत सोरेन? क्या सीएम को गिरफ्तार कर लेगी ईडी? क्या कल्पना सोरेन बनेंगी झारखंड की सीएम? क्या गांडेय सीट से लड़ेंगी कल्पना? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, झारखंड की सियासत गर्म क्यों है? तो हेमंत सोरेन लगातार ईडी की 6 समन में पेश नहीं हुए। जांच एजेंसियों ने खुद समय जगह तय करने के लिए भी कहा था कि तय कर लीजिए कहां पर बातचीत हो सकती है। हेमंत सोरेन को लगता है कि वे गिरफ्तार हो सकते हैं और ऐसे में सोरेन वैकल्पिक व्यवस्था में जुटे हैं। हेमंत लगातार कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अपनी पत्नी को भी सीएम बना सकते हैं। कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा तेज है और इधर सरफराज अहमद, जो कि गांडेय सीट से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हेमंत ने अपने पिता शिबू सोरेन से मुलाकात की और प्रदेश के सियासी हालात से उन्हें अवगत कराया। बुधवार को गठबंधन दलों की बैठक है और इस बैठक पर सभी की नजरें